नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि सिम्स को लेकर ऑर्डर निकाला गया है। यहां पर डायरेक्टरेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब एक उपभोक्ता नहीं रख पाएगा 6 से ज्यादा सिम कार्ड। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये जो ऑर्डर है निकाला है और इसमें यह कहा गया है कि कोई भी उपभोक्ता जो है वो 6 से ज्यादा सिम नहीं रख सकता है। और वहीं पर आपको बता दें कि ये जो सर्विस है इसको लेकर नोटिस जब जारी किया गया और ये भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं को अपनी मर्जी से मोबाइल नेटवर्क चुनने की जो इजाजत है वो दी जाएगी और उनको अधिकार दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा 6 से ज्यादा कोई भी नेटवर्क की आप सिम नहीं रख सकते हैं। एक उपभोक्ता के नाम पर 6 से ज्यादा कनेक्शंस नहीं होने चाहिए और अगर 6 से ज्यादा कनेक्शंस मिलते हैं तो सब्सक्रिप्शंस को रद्द कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो ऑर्डर है ये निकाला गया है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए ऑर्डर निकाला गया है। लेकिन पूरे भारत में जहां पर एक उपभोक्ता 9 से ज्यादा कनेक्शंस रख सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उपभोक्ताओं को सिर्फ 6 से 6 कनेक्शंस रखने की इजाजत दी गई है। उससे ज्यादा कनेक्शंस नहीं रख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर उससे ज्यादा कनेक्शंस मिलते हैं आपके नाम पर तो आपकी सब्सक्रिप्शन को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए इरफान से जानते हैं। इरफान, पहले इस नोटिस के बारे में बात करेंगे। ये जो नोटिस निकाला गया है इसको किस तर्ज पर निकाला गया है कि आखिरकार डायरेक्टरेट हम बात करें अगर तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा ये जो नोटिस निकाला गया है ये किस लिए निकाला गया है और इससे उपभोक्ताओं को किस हद तक फायदा होगा? बहुत शुक्रिया पल्लवी जी। अगर मैं बात करूं इस नोटिस को लेकर तो डीओटी ने ये नोटिस कई सारी चीजों को जहन में रखकर निकाला है, क्योंकि अगर देखा जाए मैक्सिमम हमने देखा था कि कुछ ऐसी कॉल्स जिसे हम फ्रॉडन कॉल्स कह सकते हैं, पेस्की कॉल्स कह सकते हैं, या फिर जो ऑटोमेटेड कॉल्स का जो सिस्टम हमारे आजकल जनरेशन में दिखाई दे रहा है, जिसमें कई सारे लोग इसमें मुलवस्त हो गए थे। खासतौर पर जो ऑटोमेटिक या कोई कॉल आ जाता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, कोई कॉल आ जाता है कि आपने इतना इनाम जीता है, या आप अपना जो पिन है उसे शेयर कर लीजिए, जो बाद में सारा फर्जी था। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक हुक्मनामा जारी किया। खास तौर पर इस बात को लेकर जारी किया कि जब भी कोई सिम लेता है तो उसकी वेरिफिकेशन आधार कार्ड पे या इलेक्शन कार्ड पे होता था। मगर कई साल पहले अगर आपको याद होगा कि जब आधार कार्ड या ई कार्ड नहीं था या वोटर कार्ड नहीं था तो लोग फर्जी जो है कागजात आगे प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद एक नाम पे कई सारे सिम कार्ड्स ले लेते। और इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि कई सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी ये हुआ कि जहां पर आपको आपका अपना पहचान पत्र देना है वहां पर आप पैसा देख के इजीली सिम कार्ड ले लेते थे, जिसमें हम देख सकते थे कि दिल्ली की मैं बात करूं तो वहां पर भी ये सिस्टम चल रहा था, यूपी, बिहार, इनफैक्ट अगर जेएनके की भी मैं बात करूं तो अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया, जिसमें खास तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि 9 सब्सक्राइबर्स, यानी अगर एक के पास 9 सिम कार्ड है किसी के नाम पर तो उस पर वेरिफिकेशन दोबारा से लाजमन है। रीवेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक वो सिम कार्ड चलेंगे नहीं, वो बंद हो जाएंगे और इसका डिस्कनेक्शन जो है बहुत जल्द लागू किया जाएगा। और खास तौर पे अगर वेरिफिकेशन फेल होती है तो उस सिम को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। इसमें दूसरी बात यह भी है कि ई सब्सक्राइबर्स को लेकर मैं बात करूं, उनके लिए ऑप्शंस रखे गए हैं कि उनका कनेक्शन जो है कौन सा रखना है, कौन सा रिटेन करना है या कौन सा बंद करना है। ये ऑप्शन जो है उनके लिए रखा गया है, जो इस हुक्मनामे में जारी किया गया है, जो हुक्मनामा दिसंबर 7 तारीख को लागू कर दिया गया था। और इस बीच एक और बात मैं यहां पर करना चाहूंगा कि डॉट ने कहा है कि जितने भी फ्लैग्ड ऑफ सर्विसेज है मोबाइल कनेक्शंस को लेकर, वो सारे जरूरत अगर नहीं है, यानी अगर वो फ्लैग्ड ऑफ सर्विसेज हमारे इस टेलीकम्युनिकेशन में जरूरत नहीं है तो उसे रिमूव कर दीजिए, उसको वहां पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो लाजमन वहां पर उन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ सकती है, इसलिए उसको रिमूव किया जा सकता है। मगर यहां पर सवाल बनता है पल्लवी, अगर देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन को लेकर कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज है जो अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आए रोज नए नए स्कीम्स लॉन्च करती है, मगर वहां पर कई ऐसी वेरिएशंस भी है, यानी पैसा जब कंज्यूमर या जो भी सब्सक्राइबर है जो अदायगी करता है उसको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल पाती है, कुछ कॉल्स कनेक्ट हो जाती है, बात हो नहीं पाती है, पैसा कट जाता है। आप वैल्यू एडेड सर्विसेज को लेकर देखिए कितना खुमार खड़ा हो गया है और उन वैल्यू एडेड सर्विसेज को लेकर कितना सारा जो है फजूल की खर्ची हो रही है। यानी इन सारी चीजों पर भी रोक होनी चाहिए। एक सब्सक्राइबर को एक प्रॉपर ऑप्शन मिलना चाहिए और वाज़ाब्ता तौर पर जो आईवीआर सिस्टम है
IVR का जो सिस्टम है, जो बोलता है, जो रेक्टिफाई करता है चीजों को, उस पर कई सारी भाषाएं भी है, मगर वहां पर भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन कियोस ये है कि एक सब्सक्राइबर उसे समझ नहीं पाता है, उसको 1 दबाना है, 2 दबाना है, तो उसका सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाता है, पैसा कट जाता है। तो ये सारी चीजें अगर डॉट इस पर भी थोड़ा सा संजीदगी लेता तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वेरिफिकेशन के मामला सिम्स को लेकर है, क्योंकि कई सारी चीजें जो है समाज में हो रही है, जिसकी वजह से बाद में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। साइबर क्राइम की अगर मैं बात करूं, साइबर सेल इस डिपार्टमेंट को लेकर पूरी तरह से हैंडल करता है, मगर कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे लूप होल्स है कि ये एक्सटेंड हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेस्की कॉल्स, फ्रॉडेंट कॉल्स या फाइनेंशियल कॉल्स जो है लोगों तक पहुंचती है, बाद में लोगों को इसका भुगतान करना पड़ता है, लोग इसके मुलवस हो जाते हैं। तो अब डॉट ने जिस तरीके से फैसला लिया है, अब देखने वाली बात होगी कि इसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर कितनी जल्दी आती है और कितना जल्दी ये वेरिफिकेशन जो है रीवेरिफाइड होता है और इन सारी चीजों पर रोक लगती है। बिल्कुल इरफान, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से वेरिफिकेशन को लेकर एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया जाएगा और वहीं पर फ्रॉडुलेंट कॉल्स को लेकर ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है, तो ये जो प्रोसीजर है ये किस तरीके से रहेगा? क्योंकि बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको अगर ऑनलाइन ये प्रोसीजर शुरू किया जाता है तो ऑनलाइन उनको दिक्कत आएगी ये प्रोसीजर फॉलो करने में, और अगर मैन्युअली इसको शुरू किया जाता है तो मैन्युअली भी क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, इसको लेकर पूरा एक प्रोसीजर, एक पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर देखा जाए तो मैन्युअली हो या ऑटोमेटिक हो, इसके लिए जो प्रोसीजर डिपार्टमेंट के एंड से है या फॉर एग्जांपल डॉट के एंड से है या मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी के एंड से है, वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि आप इसको मैन्युअली करें और मैन्युअली जो सब्सक्राइबर को बात पता चलेगी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कियोस नहीं होगा, कोई डिलेमा नहीं होगा। अगर आप इसको ऑटोमेटिक रिकवरी पर रखते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है कई सारे सवाल यानी कई सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं होगा कि आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, पासपोर्ट देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, जो कि आपकी परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस को लेकर या सिटीजनशिप को लेकर रेक्टिफाई करता है, कितने फोटोग्राफ्स होंगे। और दूसरी बात, जब आप इसको रीवेरीफाई करते हैं तो रीवेरिफिकेशन के लिए जो बाज़ाब्ता तौर पर टीम होगी, क्या वो आपके घर तक पहुंचेगी, क्या आपको डिपार्टमेंट के एंड तक या आउटलेट पर जाना होगा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज जो है एक सब्सक्राइबर तक मैन्युअली पहुंचनी चाहिए, ताकि उसको बाज़ाब्ता तौर पर या जो लापू सिम चलाने वाले हैं, जो कारोबार करते हैं, उन तक भी बात पहुंचनी चाहिए कि आखिरकार कौन सा सिम है, किसके नाम पर है, या हो सकता है कि उनका जो लापो है कितने रेंज में चल रहा है और कब वो बंद हो सकता है। ये सारी जो मुझे लगता है ऑटोमेटिक रिकवरी से बेहतर है अगर इसको मैनुअली लाया जाए, क्योंकि अगर मैनुअल मैन टू मैन जो टीम है वो दरवाजे पर जाएगी, लोगों को समझाएगी, या इस पर बाज़ाब्ता तौर पर काउंटर्स होंगे या सेमिनार्स होंगे, या खास तौर पर मीडिया के माध्यम से, जिसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर कुछ लोग, देखिए, सब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, सब लोगों के पास स्मार्टनेस, ये कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा सेंस नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खास तौर पर जो इस चीज के शिकार हो जाते हैं, जो इस चीज के मुलवस्त हो जाते हैं। अगर मैन्युअली उनके एंड तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि रीवेरिफिकेशन का सिस्टम क्या रहेगा, मुझे लगता है कि प्रॉपरली एक उनको बात भी समझ आएगी और खास तौर पर जो डॉट का जो ऑर्डर निकला है इसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर सही साबित होगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल, और वहीं पर आपको बता दें कि ये जो डॉट द्वारा ऑर्डर निकाला गया है, इसके बाद से उपभोक्ताओं को किस हद तक परेशानी होगी, क्योंकि जब वेरिफिकेशन का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा और अगर ये प्रोसीजर मैन्युअली शुरू किया जाता है तो ज्यादा बर्डन जो रहेगा, जो वर्कलोड रहेगा, वो डॉट के ऊपर रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर इसे ऑनलाइन प्रोसीजर से शुरू किया जाता है तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें रहेंगी कि वो किस तरीके से अपनी वेरिफिकेशन करवा पाए। तो चलिए अब बात करते हम लोग सांबा की, और सांबा की अगर बात करते हैं तो वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल में विवाद का मामला सामने आया है, जहां पर सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के सीईओ और प्रधान और सभासदों में विवाद का ये जो मामला है सामने आया है, और सांबा के बस स्टैंड को किराए पर रखने पर ये जो पूरा का पूरा विवाद था, इसने ये पनपना शुरू हो गया और म्युनिसिपल काउंसिल के हाउस की बैठक में जमकर नारेबाजी भी लगाई गई और साथ ही साथ विश्वास में न लेने का आरोप सभासदों द्वारा लगाया गया है, क्योंकि सांबा के बस स्टैंड को किराए पर देने पर ये जो विवाद था ये शुरू हुआ था, जिसके बाद बैठकें हुई थी और हाउस बैठक में जमकर नारेबाजी भी लगाई गई और उसमें यह भी कहा गया कि सभासदों का ये कहना था कि उनसे इस बारे में किसी भी तरीके का कोई मशवरा नहीं किया गया, उनको विश्वास में नहीं लिया गया
और उनसे जो है इसको लेकर कोई भी जो एक तरीके की जो हाजिरी थी वो नहीं मिली। और वहीं पर आपको बताएं कि इस विवाद की वजह से अब अगर हम सांबा म्युनिसिपल काउंसिल की बात करते हैं तो सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में किस तरीके के हालात पनपे हुए हैं। और ये जो हाउस बैठक का दौर था जिसमें कि नारेबाजी लगाई गई, उसके बाद क्या कुछ कदम उठाए गए हैं इस पूरे ऑर्डर को लेकर, वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले बात करेंगे ये जो पूरी की पूरी बैठक की गई थी, जो कि हम बात करें सांबा म्युनिसिपल काउंसिल की, तो उस बैठक में ये कहा गया था सभासदों द्वारा कि उनको विश्वास में लिए बिना ये जो फैसला है ये किया गया है जहां पर बस स्टैंड को किराए पर रखा जाएगा। तो अब इसके बाद आगे जो है फर्दर प्रोसीजर क्या कुछ रहेगा, आगे की जो ये नोटिस है क्या इसको यहां पर नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा या फिर इसको लागू किया जाएगा? भी आपको बता दें, मैं मोटे तौर पर आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जब फ्लाईओवर का काम चला था हाईवे पर तो इसको लेकर ये लगातार बातें उठी थी सांबा के लोगों द्वारा कि जब तक ये फ्लाईओवर का काम चलेगा 18 महीने तक तो न्यू बस स्टैंड सांबा को फंक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ रहा है हाईवे पर और उसी के साथ ट्रैफिक कंजेशन काफी ज्यादा देखी जा रही है, जिसके चलते हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद अब न्यू बस स्टैंड सांबा को फंक्शन किया जाएगा जो पिछले कई सालों से बनाया गया जनता के टैक्स के पैसे द्वारा, लेकिन इसे फंक्शन नहीं किया गया। लेकिन अब एक उम्मीद बनी थी, लेकिन इसका उलट क्या हुआ कि जो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, इन्होंने बिना कंसेंट पार्षदों के ये न्यू बस स्टैंड सांबा जो है ये नेशनल हाईवे के अधीन जो कंपनी काम कर रही है फ्लाईओवर का उसको 10,000 रुपए मात्र रेंट पर जो वो दे दिया महीने के। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर लगातार जब बातें सामने आई तो लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया कि बिना पूछे न्यू बस स्टैंड सांबा जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि ये फंक्शन होगा उसका बेड़ा गर्क कर दिया और इसे 10,000 रुपए मात्र किराए पर भेज दिया। तो इसी के ऊपर हमने 2 दिन पहले कुछ सवाल सीईओ म्युनिसिपल काउंसिल से पूछे तो उन्होंने अपना एक वक्तव्य देते हुए कहा कि मैंने जो बातें की हैं वो ठीक है, लेकिन मैंने प्रेसिडेंट को यह कहा था कि 10,000 की जगह 20,000 रुपया किराया ले लीजिए। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर भी पार्षदों के बीच में जब ये बातें पहुंची तो उन्होंने प्रेसिडेंट को भी आड़े हाथों लिया कि ये दोनों जो है वो बिना पूछे काम कर रहे हैं, इनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा। उसी के चलते मैंने ये भी इनको पूछा था सीईओ साहब को कि आप ये भी कहते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है, जबकि पार्षद कहते हैं कि शहर के विकास के लिए हमारे पास फंड्स की काफी कमी है। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं तालमेल की कमी जो वो साफ तौर पर दिखती हुई नजर आई। और कल जब ये सारी बातें लेकर पार्षद हाउस की मीटिंग के दौरान यहां हंगामा करते हुए दिखे, हाउस की मीटिंग चल रही थी तो उसी के बाद वहां पर सीईओ मुर्दाबाद के नारे लगे, उनके मुंह पर जो वो नारे लगाए गए पार्षदों द्वारा। पार्षदों ने क्लियर कट ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं किया जा रहा, यहां दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। यानी हम ये दूसरे एंगल में कहें तो भ्रष्टाचार का इसमें कहीं ना कहीं एंगल नजर आ रहा है कि पार्षदों को नहीं पूछा गया और शायद ये लगता है कि डीसी सांबा तक भी ये बातें नहीं है कि बिना किसी की कंसेंट के ये न्यू बस स्टैंड सांबा को आपने रेंट पर दे दिया। और आज अगर आप न्यू बस स्टैंड सांबा की हालत देखेंगे तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि यहां पर इतना पैसा खर्च किया गया है। तो अब यह कहा जा रहा है कि उसको दोबारा से डिसमेंटल किया जाएगा, यानी यूं कहे तो जो पहले बिल्डिंग बनाई गई जितना पैसा वहां लगाया गया वो सारा का सारा पैसा वेस्ट हुआ। उसी के चलते कल एक रेजोल्यूशन भी जो वो डाला गया है सीईओ म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के खिलाफ, उसी के साथ प्रेसिडेंट के खिलाफ भी ये बात की गई है कि आपको पता था तो आपने हमसे बातें क्यों छुपाई। वही प्रेसिडेंट ने भी अपनी सफाई दी, उन्होंने कहा कि मुझे इसकी डील के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही मैंने ये कहा है कि 20,000 रुपया किराया होना चाहिए। तो ये सारी बातों को लेकर कंट्रोवर्सी म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में लगातार देखी जा रही है और हम चाहे पार्षद हो या फिर चाहे ये आला अधिकारी सीईओ हो या फिर प्रेसिडेंट हो, इनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी शहर के विकास को लेकर। 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है म्युनिसिपल काउंसिल सांबा को बने हुए, यानी जब चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं विकास की यहाँ पर जो बात बड़े बड़े दावे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं वो विकास दिख नहीं रहा है। और पार्षद भी यही कहते हैं कि हम विकास कैसे करें। मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो पूरा प्रोसीजर किया गया, यानी कि कंपनी को रेंट पे दिया गया यहाँ पर जो बस स्टैंड है, तो क्या इसको लेकर कोई टेंडर प्रोसीजर था या टेंडर्स के बिना ही कंपनी को जो था ये किराए पर पूरा का पूरा बस स्टैंड दिया गया? देखिए, टेंडर इसका कोई भी नहीं हुआ है। वो नेशनल हाईवे के अधीन जो कंपनी जो भी XYZ कंपनी है वो आती है और वो इनसे कहती है कि हमें जगह चाहिए, हमें अपना ये काम करना है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जगह चाहिए उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है, टेंडरिंग रहती है, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई एग्रीमेंट किया गया है। अगर एग्रीमेंट किया गया है तो उसकी कॉपीज को क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा रहा सीईओ की तरफ से? और सीईओ ये कहते हैं कि जिन्होंने एग्रीमेंट ये बनाया है वो छुट्टी पर है एम्प्लॉय, और वो जब आएंगे तो हम एग्रीमेंट की कॉपी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सीईओ के पास ये कॉपी ना होना तो कहीं ना कहीं ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इसमें दाल
में कुछ काला है, भ्रष्टाचार की तरफ आप इशारा कर सकते हैं। अगर कॉपीज आपके पास है तो आप उनके सामने रखिए। इसी को लेकर यहां पार्षदों ने यह कहा कि अगर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी से हमें रिपोर्ट नहीं दी गई तो हम आने वाले दिनों में यहां पर प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठ जाएंगे और एलजी तक भी पहुंचेंगे कि यहां पर भ्रष्टाचार जो वो सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में देखा जा रहा है। कई अलग अलग ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जिसके ऊपर आज पार्षद कहीं ना कहीं जब अपनी बात रखते हैं तो उनकी बातों को काट दिया जाता है। और जब हम पार्षदों को पूछते हैं कि आप तो विकास करवा नहीं रहे, आपको तो जनता ने जिताकर भेजा है, तो उनका ये कहता है वो ये कहते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है। लेकिन दूसरी तरफ सीईओ काउंटर करते हैं कि फंड्स की कोई कमी नहीं है। जब हम सीईओ को पूछते हैं कि आप लोग कहते हैं कि फंड्स की कमी नहीं है तो फिर क्यों पैसा नहीं लगाया जा रहा, वो ये कहते हैं कि हमारे पास अलग अलग हेड्स का पैसा है, हम इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। इस तरह के तर्क जो वो दिए जा रहे हैं। लेकिन आज लोग भी, सांबा के लोग जो है वो, सांबा शहर के लोग म्युनिसिपल काउंसिल सांबा पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये कम्युनिकेशन की कमी जो वो नजर नहीं आ रही, या फिर आप भी कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला है। ये सारी बातों की वजह से आज ना तो सांबा म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा न्यू बस स्टैंड सांबा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। जो वार्ड्स में लगे हो या सांबा शहर का कोई विकास हुआ हो। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हम आने वाले दिनों में विकास करेंगे। मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो चुकी है और इसके ऊपर अगर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी की बात करें तो उनको भी इंटरवेन करना होगा और इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए कि बिना मतलब बिना पूछे न्यू बस स्टैंड सांबा की बोली आपने कैसे लगा दी, जिसे मात्र 10,000 रुपए में आपने इसे बेच दिया। ये सांबा शहर की शान थी, इसे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नाम पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि। और वहीं पर आपको बता दें कि जहां पर सांबा से ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर जो बस स्टैंड है उसको एक कंपनी को किराए पर देने को, जो जब ये पूरा का पूरा मसला सामने आया उसको लेकर सीईओ हो चाहे वो वहां के सभासद हो, उनमें पूरे तरीके से बैठक में जो नारेबाजी थी वो लगाई गई और जो विवाद है वो पनपना शुरू हो गया। अब इसके बाद आगे कार्यवाही क्या कुछ की जाएगी और वहीं पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बात करें तो उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं वो भी देखना होगा। तो चलिए बात करते हैं जम्मू के। और जम्मू के बीसी रोड की अगर बात की जाए तो जम्मू के बीसी रोड से एक ऐसा मामला सामने आया है, यानी कि जम्मू में बीसी रोड पर पुलिस के नाक तले ये गंदा धंधा जो है वो चल रहा है और शाम ढलते ही असामाजिक गतिविधियां यहां पर जोर पकड़ लेती हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि गुलिस्तान न्यूज ने एक खुफिया कैमरे से जो तस्वीरें हैं यहां पर कैद की, जहां पर कई ट्रांसजेंडर जो है वो गंदे धंधे को यहां पर आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीसी रोड है वहां पर पुलिस भी मौजूद होती है और पुलिस के मौजूद होने के बाद भी इस पर कोई नजर नहीं रखी जाती है। और यहीं पर आपको बताया कि गुलिस्तान न्यूज ने ये पूरे की पूरी जो तस्वीरें हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैप्चर की हैं और आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि अभी तक इसको लेकर किसी भी तरीके की कोई भी जो सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया और कोई भी इस तरीके का जो कदम था वो क्यों नहीं उठाया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए अनिल से जाते हैं। अनिल, पहले बात करेंगे जो तस्वीरें सामने आई हैं इसके बाद से सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो पुलिस पर उठता है कि पुलिस के नाक तले ये सब चीजें जो है, ये जो असामाजिक गतिविधियां हैं ये हो रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी कदम इसको लेकर नहीं उठाया गया। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा पल्लवी, देखिए साफ तौर पर जो टीवी स्क्रीन पर इस समय हमारे दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार पुलिस के नाकों तले जिस तरह से ये पूरा एक व्यापार चलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर क्यों नहीं संज्ञान लेती है। हालांकि कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स भी जो है वो सामने हुई है और कहीं मीडिया कर्मी पर भी हमले हुए हैं और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है इस पर प्रशासन को सतर्क होना जरूरी था। हालांकि आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है पीसीआर वहां पर तैनात रहती है, कुछ ही दूरी पर पीसीआर तो तैनात रहती है और कुछ ही दूरी पर आप ये सोचें कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो है पुलिस स्टेशन बस स्टैंड के नजदीक है और कहीं ना कहीं उनके सब ये नाकों तले जो है ये सब चीजें चल रही होती हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस इसको लेकर क्यों कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर क्यों नहीं आती है। हालांकि ये पूरी कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस को जवाबदेही देनी पड़ेगी। हालांकि जिस तरह से आप देखते हैं कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर आपको नजर आती है तो पहले जम्मू कश्मीर पुलिस सतर्क होती हुई नजर आती है। हालांकि कहीं ना कहीं जब ये पुलिस कर्मी के सामने ये सब नाकों तले उनके आंखों के सामने ये सब चल रहा हो तो आखिर जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर क्यों संज्ञान नहीं लेती है। हालांकि या फिर इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ कर्मचारी मुलव्विस है या नहीं है, हालांकि इसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस को इस पर जवाबदेही देना जरूर। बात करें
करें तो बीसी रोड जो है वो बस स्टैंड के नजदीक है और वहीं पर बस स्टैंड में बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो बाहर से आती हैं और उस बीच जब यहां पर ऐसी असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं तो इससे जम्मू की क्या छाप बाहर जाती है, क्योंकि अगर इस पर कदम नहीं उठाया जाएगा तो एक जम्मू की जो तस्वीर है वो सीधा सीधा जो बस स्टैंड पे चीजें चल रही है उससे बाहर जाएंगी। देखिए निश्चित तौर पर देखिए छवि जो है वो कहीं ना कहीं एक खराब करने की मंशा की जा रही है। हालांकि जिस तरह से भारत से यात्री आते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जब वो ये सब चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं जम्मू की छवि जो है वो खराब होती हुई नजर आती है। हालांकि क्यों जम्मू कश्मीर पुलिस इस पे संज्ञान लेती क्यों नहीं लेती है, हालांकि देर रात में ही इस तरह का व्यापार क्यों चलता हुआ नजर आता है और क्यों ही इस तरह की गतिविधियां होती हुई नजर आती है, प्रशासन को क्यों इस पर संज्ञान नहीं लेती है। हालांकि प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना ज्यादा जरूरी हो भी चुका हुआ है। हालांकि इससे आम जनता की कहीं ना कहीं जो है आम जनता भी कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों को अगर देखती है तो कहीं ना कहीं कई बार वो सोचती है कि हम यहां से गुजर जाएं, मगर कई लोगों ने बहुत सारी कंप्लेनें की होंगी और कई लोगों ने हमसे बातचीत भी की है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की कार्रवाई को लेकर जो है पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है, आप इन चीजों को आप रखें। हमने उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये किसी की हम जम्मू कश्मीर पुलिस पर कोई एक्शन नहीं करना चाहते, हम कोई उन पर सवाल नहीं खड़े करना चाहते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम बेहतर तरीके के साथ जानती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को काम करना है, मगर ये सतर्क होना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब ये देखने वाला समय होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इन सब गतिविधियों पर जो इस समय चल रही है जम्मू के बीसी रोड पर जो देर रात को चलती है उस पर क्यों नहीं संज्ञान ले रही है। हालांकि उस पर कब संज्ञान लिया बहुत जाएगा। बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से अनिल ने हमें बताया कि अगर हम बात करें बीसी रोड की तो बीसी रोड से ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सामने आ रही है जहां पर कुछ असामाजिक जो गतिविधियां हैं वो होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर पुलिस की बात करें तो पुलिस बल भी वहां पर तैनात रहता है, लेकिन फिर भी जो है अभी तक कोई कार्यवाही इसको नहीं ली की गई। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले का संज्ञान में आने के बाद क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जम्मू कश्मीर हाईवे की बात करें तो जम्मू कश्मीर हाईवे में आज एक बार फिर सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर आपको बता दें कि दिन ब दिन जो सड़क हादसों का सिलसिला है वो बढ़ते जा रहा है। और वहीं पर जिले के नचलाना इलाके में आज एक फलों से लदा ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद से हादसे में ट्रक में सवार एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और जम्मू की ओर ये ट्रक आ रहा था जो कि फलों से लदा हुआ था और इसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया। और वहीं पर आपको बता दें कि एक के बाद एक जो हादसे है वो हमें जम्मू श्रीनगर हाईवे पर देखने को मिलते हैं। और आज फिर एक ट्रक जो है इस हादसे का शिकार हो गया। हालांकि चालक की बात करते हैं तो चालक को यह बताया जा रहा है कि गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन आगे क्या कुछ कार्यवाही की गई है वो भी देखते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम यहां पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए नदीम से जानते हैं। नदीम, पहले बात करेंगे जो सड़क हादसा पेश आया इसके बाद जो है रेस्क्यू टीम किस तरीके से वहां पर पहुंची और रेस्क्यू टीम के पहुंचने के बाद आगे की जो पूरी कार्यवाही है वो किस तरीके से उसको अंजाम दिया जा रहा है। अभी बिल्कुल देखिए बात बता दूं श्रीनगर जम्मू में एक्सीडेंट जी 6007 जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था, फ्रूट से लदा था, नाचलाना के मकान से गुजर रहा था कि हादसे का शिकार हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही त्रेस आरआर नाचलाना, क्यावाटी, रामसू और एनजीओ बानीहाल वॉलंटियर्स के लोग वहां पे पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। रेस्क्यू के दौरान वहां से 2 लोगों को जख्मी हालत में निकाला गया, जहां एक की हालत काफी तशवीशनाक और दूसरा जो है नॉर्मली इंजर्ड हुआ है। उन्हें वहां से फर्स्ट एड के लिए जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बानीहाल है वहां पहुंचाया गया है और अभी उनका इलाज चल रहा है। अभी तक की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें 23 आरआर नाचलाना और जो हिमालयन क्यावाटी, रामसू और एनजीओ बानीहाल वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया है और जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया है। जहां तक जख्मियों की हम बात करें तो लवली और गुरदीप इसमें 2 लोग बताए जा रहे हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं और अभी भी देखिए वो जेर इलाज है। इसके बाद इनकी किस तरह की कंडीशन रहती है फिर डॉक्टर्स इस चीज का फैसला लेंगे कि नहीं हमें फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कहाँ भेजना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हादसा हुआ है वो हादसों का सिलसिला चलता आ रहा है कहीं न कहीं। तो ये चीज हम कह दें कि आज भी हाईवे पर एक हादसा पेश आया है जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। जी पल्लवी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम। और वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात करते हैं तो ये जो सिलसिला है ये वहां से सामने है, जहां पे एक सड़क हादसा हुआ है। और ये जो सड़क हादसा है इसमें ट्रक जो था, जो कि फलों से लदा हुआ था, वो इस सड़क हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि अगर शख्स की बात करते हैं वो अभी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।